हाँ जी, अगर आप भी यूपीएससी, एसपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या इस तरीके की और बहुत सारी जो परीक्षाएँ हैं, उन परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, मतलब इस तरीके की परीक्षाओं की तैयारी अगर आप करते हैं, तो उन परीक्षाओं में आपका परिणाम कैसा होगा, ये अगर किसी चीज़ पर निर्भर करता है सबसे ज़्यादा, तो वो निर्भर करता है कि सामान्य अध्ययन को लेकर आपकी समझ कैसी है। मतलब किसी भी विषय को, सामान्य अध्ययन के किसी भी विषय को आप कितनी स्पष्टता के साथ, कितनी गहराई के साथ और कितनी व्यापकता के साथ उसको समझते हैं, जानते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है किसी भी परीक्षा को। अब अगर आने वाले समय में इस तरीके की परीक्षाओं में आप शामिल होना चाहते हैं, तो कुछ सवाल आपके मन में होने चाहिए। जैसे पहला सवाल कि सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या होगा? मतलब क्या मुझे पढ़ना चाहिए? यानी कि किसी भी परीक्षा में सामान्य अध्ययन से लेकर क्या पूछा जाता है? क्या पूछा जाता है? किस तरीके से पूछा जाता है? किस चीज़ की परीक्षा हमारी होती है? तो परीक्षा होती है आपकी समझ और आपकी जागरूकता। मतलब आपकी समझ और आपकी जागरूकता की परीक्षा होती है। आपकी समझ और आपकी जागरूकता की जाँच होती है। किस चीज़ की समझ और किस चीज़ की जागरूकता? तो समझ होती है आपके सामाजिक परिवेश से संबंधित विषय, यानी आपके सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाले जो भी विषय हैं, उन विषयों की आपको समझ कैसी है और उन विषयों के बारे में आप कितने जागरूक हैं। तो वो कौन से विषय हैं? तो वो विषय हैं आपकी सांस्कृतिक व्यवस्था, यानी आपके समाज में आपकी जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्थाओं के बारे में आपकी समझ कैसी है, कितने जागरूक हैं आप उसको लेकर। दूसरा है भूगोल और पर्यावरण को लेकर। तीसरा है विज्ञान को लेकर, यानी विज्ञान को लेकर आपकी समझ कैसी है और विज्ञान को लेकर आप कितने जागरूक हैं, मतलब कितने अपडेटेड हैं। इसी तरीके से आर्थिक व्यवस्था के बारे में और आपकी राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में। यही वो 5 विषय हैं जो आपके सामाजिक परिवेश में आते हैं। अब किसी भी विषय को अगर हम देखें तो कहाँ से या किस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, किस तरीके की परीक्षा आपकी होती है, तो किसी भी विषय को, जैसे हमने राजनीतिक व्यवस्था को अगर लिया, तो राजनीतिक व्यवस्था की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर से लेकर उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तक कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब अगर आप हिस्ट्री के बारे में बात करें, इतिहास के बारे में, तो इतिहास अपने आप में कोई विषय नहीं होता। राजनीतिक व्यवस्था का इतिहास ही इतिहास है। आर्थिक व्यवस्था का इतिहास ही इतिहास है। यानी इन सभी पांचों विषयों की शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी एक गति, उसकी लगातार चलने वाली जो प्रक्रिया है, उसी को इतिहास बोलते हैं। तो जो करंट अफेयर है वो इन विषयों के बारे में वर्तमान में क्या कुछ घटित हुआ है, यही पूछा जाता है आपसे करंट अफेयर में। और इन विषयों की शुरुआत कहाँ से हुई, हमारे सामाजिक जीवन को, परिवेश को कब से, किस तरीके से, कब कब इन्होंने प्रभावित किया, यही पूछा जाता है हमसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। अब किस तरीके से पूछे जाएंगे, यानी आपकी जो परीक्षा होगी, आपका जो टेस्ट होगा, वो किस तरीके से होगा, तो किस तरीके से होगा, ये सवाल आपके मन में कौनना चाहिए। तो 3 प्रकार के, यानी 3 स्तर के जो सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, वो सामान्यतः आपके मतलब एग्ज़ाम में आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे निम्न स्तर जो होता है, सबसे निम्न स्तर होता है, यानी जिसमें एक तथ्य या एक फैक्ट पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली एक फैक्ट पूछा जाता है। इस तरीके से जैसे अगर हम राजनीतिक व्यवस्था को देखें, तो उसमें एक प्रश्न बनता है, कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो इस तरीके से ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है। यानी कभी भी, ये आप हैं, आपने कभी भी अगर इस फैक्ट को पढ़ा है तो आप डायरेक्टली इसको आंसर कर पाएंगे। आपने वो फैक्ट आपकी मेमोरी में है, आप उसको फैक्ट को अगर आपको याद है तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। यानी एक तथ्य को डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ये सबसे निम्न स्तर के जो प्रश्न हैं वो आपके होते हैं। दूसरे होते हैं मध्यम स्तर के, जो कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनके बीच के रिलेशन को डिकोड हमें करना होता है। यानी इस तरीके से ये दूसरी सिचुएशन है हमारे मन की। हमारे मन में जो विषय है, उस विषय के बहुत सारे फैक्ट हैं, उन फैक्ट में आपस में एक माइनर सा जो रिलेशन है, उस रिलेशन को डिकोड अगर हम कर पाते हैं तो हम उसको आंसर कर पाएंगे। जैसे दूसरा सवाल हमारे सामने है, जब मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था। तो 2 फैक्ट हैं। पहला फैक्ट ये कि 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई,
और दूसरा फैक्ट ये कि उस वक्त राष्ट्रपति कौन था, यानी इस वर्ष को अगर आपको पता है कि किस वर्ष में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। दूसरा, जो सभी राष्ट्रपति अब तक हुए हैं उनके कार्यकाल अगर आपको याद हैं तो किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के मध्य में ये जो सन है, जो वर्ष है, वो पड़ता है। तो हम जब इसके बीच के रिलेशन को डिकोड कर पाएंगे तो हम इसको आंसर कर पाएंगे। यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस वर्ष में 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। दूसरा, ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ष था, ये वर्ष किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के मध्य में आया, इस तरीके से। तीसरा जो होता है उच्च स्तर के, यानी सबसे टफ लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी वगैरह में जो पूछे जाते हैं, उसमें बहुत सारे तथ्य होते हैं। उन सभी तथ्यों को आपको कनेक्ट करते हुए चलना है इस तरीके से। ये आप हैं और आपके मन में जो विषय है उस विषय की समझ इस तरीके से। तो ये बहुत सारे फैक्ट हैं, ये अलग अलग फैक्ट हैं, तथ्य हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अब इनके बीच के जो रिलेशन हैं, सभी के रिलेशन को अगर आप डिकोड कर पाते हैं, सभी को रिलेट कर पाते हैं एक साथ, तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। जैसे ये 3 कथन आपके सामने हैं। पहला, प्रस्तावना में सामाजिक शब्द संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना क्या है। दूसरी बात, क्या प्रस्तावना में सामाजिक शब्द है या नहीं है, और अगर है तो क्या वो पहले से था या फिर किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये पहला कथन, आप इसको डिकोड करेंगे। दूसरा, इस तरीके से, ये प्रस्तावना है, इसमें सामाजिक शब्द है या नहीं है, आप इस फैक्ट पर पहुँचे। अगर है तो क्या वो संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, आप यहाँ पहुँच गए। दूसरा है, सामाजिक शब्द 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब आपने ये पढ़ा, ठीक है, ये फैक्ट है, ये प्रस्तावना है, इसमें सामाजिक शब्द है, ये संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो क्या जो संवैधानिक संशोधन था, क्या वो 42वां था? क्या वो 42वां संवैधानिक संशोधन था? अगर वो 42वां था तो क्या वो 1976 में था? ये इस तरीके से 1976 में, आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ, क्या वो 1976 में था? अब तीसरा कथन, 42वें संवैधानिक संशोधन के समय फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे। अब दूसरी बात, ये प्रस्तावना है, इसमें सामाजिक शब्द है, ये संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जो संवैधानिक संशोधन था वो 42वां संवैधानिक संशोधन था। जो 42वां संवैधानिक संशोधन था वो 1976 में आया। अब 1976 में क्या फ़ारुक़ुद्दीन अली अहमद जो है, क्या फ़ारुक़ुद्दीन अली अहमद कभी भारत के राष्ट्रपति थे भी या नहीं भी, और अगर थे तो क्या वो 1976 के दौरान थे? अगर ऐसा है तो आप इन कथन को सही या गलत में बांट सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, इस तरीके के प्रश्न। अब सबसे बड़ी बात ये, इन सब को जानने के बाद भी जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, वो आपके मन में फूटनी चाहिए। इस तरीके से आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्या है, किस तरीके से हम किसी भी विषय को इतनी स्पष्टता से, इतनी गहराई से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, जान पाएँ कि हम किसी भी लेवल के, चाहे जो सवाल हैं हमारे सामने हो, किसी भी तरीके के प्रश्न हमारे सामने हो, हम इजीली उसको आंसर कर पाएँ। यानी चाहे फिर वो इस तरीके से हो, चाहे फिर वो इस तरीके से हो, यानी एक के बाद एक बहुत सारे तथ्य अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएँ, सबकॉन्शियसली कनेक्ट कर पाएँ, तो हम किसी भी परीक्षा में बहुत अच्छे परिणाम ला सकते हैं। तो मेरा मानना है सूचना दृश्यकरण जो विधि है वो सबसे बेहतरीन विधि है किसी भी विषय को पढ़ने के लिए। सूचना दृश्यकरण विधि का मतलब, सूचना का मतलब डाटा, दृश्य का मतलब विजुअलाइजेशन, यानी एक ऐसी विधि जिसमें आप डाटाओं को एक साथ देख के उसके बीच के रिलेशन को डिकोड कर पाते हैं। यानी आप सूचनाओं को आपके माइंड में एक पिक्चर की तरह चले, एक विषय आपके मन में एक पिक्चर की तरह, फोटो की तरह चले, तो उस विधि को कहते हैं सूचना दृश्यकरण विधि। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ। ये है भारत की राज व्यवस्था, यानी इंडियन पॉलिटी। अगर इंडियन पॉलिटी को मैं आपसे ये कहूँ कि इस एक पेज पर इंडियन पॉलिटी का 95% कंटेंट जो है वो एक पेज पर है, यानी जो भारत का संविधान है वो संविधान के बारे में और राज व्यवस्था के बारे में, और ये आप हैं, यानी आपके बारे में, आपके मौलिक अधिकार, आपकी नागरिकता, आपके जो भी एक फैक्ट है, जो भी एक तथ्य है भारतीय राज व्यवस्था की, कोई भी पहलू जो है वो आप इसमें ढूंढ सकते हैं। मतलब एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे, किसी भी एक पहलू को। न्यायपालिका क्या है, संसद क्या है, राष्ट्रपति क्या है, कोई भी चीज़ जो जहाँ पर है वो उस स्थिति में है, इसका मतलब उसका वहाँ होना ही कुछ कहता है। ये महान्यायवादी है, मतलब
जो अटॉर्नी जनरल है, ठीक है? कोई भी कुछ भी है। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी विषय को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।